नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मधेपुरा में पुलिस की बर्बरता सबके सामने आ गई। हत्या के एक मामले में 2 गवाहों की पुलिस ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि एक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना उदा किशनगंज के बिहारीगंज थाने की है। पुलिस पर आरोप है कि 31 मार्च को मनोहर मेहता हत्याकांड में जौतेली गांव के 2 लोगों को पुलिस ने उठा लिया और थाने के हाजत में बंद कर इनकी बेरहमी से पिटाई की गई और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गलत बयान देने का इनके ऊपर दबाव बनाया गया। मामले में गांव की महिला मुखिया सहित 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले का खुलासा ही नहीं कर पाई। वहीं पुलिस इस मामले में अब कुछ भी बोलने से बच रही है। रात में 12 बजे लेके रूम में लेके गया, कपड़ा खोलवा के खूब 2 आदमी पकड़ के पीट रहा था। दरोगा था वही। कहाँ पर मारा? रूम में ले जाके। क्या पूछना चाह रहा था? वो बोला था कि आप ही मारे, हम कि सर हम नहीं मारे। वो बोला था कि इस सेमल का नाम कहिए आप कि वही मारा। हम कहिए सर वो नहीं मारा है। वो बोला यार नहीं के नाम कहिएगा तो हम आपको पिया और मारेंगे। रामपुर डेहरू। और उसी दिन जो है सो प्रशासन जब वहाँ पहुँची तो प्रशासन को जो है सो घोर विरोध झेलना पड़ा था आम जनता का। और उसी दिन से प्रशासन यह समझने लगा जो लोग विरोध में आगे थे उन सबको किसी तरह इस केस में घसीटना है हमको। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के टंडवा गांव की है, जहां जमीन विवाद में कट्टा से फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल काटने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई, जिसके बाद रंजन लाल, चंदन लाल, मुसाफिर यादव के साथ एक युवक देसी कट्टा लेकर पहुंच गया और फायरिंग करने लगा। कुछ लोगों ने युवक को पकड़कर हथियार छीनने की कोशिश की और कट्टा छीन भी लिया। इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस ने आरोपी युवक को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हथियार के साथ युवक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और अब बात आग के तांडव की। गर्मी बढ़ने के साथ ही हर साल आग का तांडव शुरू हो जाता है। इस बार भी आग ने बड़ी संख्या में किसानों की मेहनत और पूंजी को खाक कर दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 जिलों की हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर आग ने जमकर तांडव मचाया। पहली तस्वीर कैमूर के जंदाहा के बधार की है, जहां गांव में आग की एक चिंगारी ने देखते ही देखते 37 बीघा खेत में लगी हुई गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए लोग हाथ पांव मारते रह गए, लेकिन आग ने तब तक किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों की फसल तबाह हो गई। बाद में 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक किसानों को भारी नुकसान हो चुका था। आग के तांडव की ऐसी ही तस्वीर सीवान जिले से भी सामने आई, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौवापाली गांव में भीषण अगलगी ने करीब 20 बीघा खेत में लगी खड़ी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया, जिससे किसानों के अरमान भी जलकर राख हो गए। जबकि भोजपुर के अगियाओं की ये तीसरी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे यहां पर आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। आग ने गेहूं काट कर रखे गए बोझे को भी अपनी चपेट में ले लिया और इसी वजह से अब किसानों के सामने आर्थिक तंगी, किसानों की पूरी मेहनत आग में स्वाहा हो चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। खबर सहरसा से, जहां नौहट्टा के केरली पंचायत में खाना बनाने के दौरान घर से निकली एक चिंगारी ने तबाही मचा दी और देखिए देखते ही देखते 1 दर्जन से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए। भीषण अगलगी में झुलसने की वजह से
3 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन परिवारों का आशियाना उजड़ चुका है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो सहरसा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे लोग आग पर काबू पाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दर्जन भर घर जो हैं वो जलकर खाक हो चुके थे। खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी चिंगारी ने देखिए किस तरीके से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ सबके आंखों के सामने ही उनका आशियाना राख हो गया। इस दौरान 3 साल की एक बच्ची की झुलसने से मौत भी हो गई। तो गर्मी के दिनों में अगलगी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई और इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सहरसा के महिषी में शराबियों ने शराब की धुन पर झूमते हुए शराब भी पी और शराबबंदी का माहौल भी उड़ा दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप देख लीजिए शराबियों ने कैसे और किस तरह से मस्ती की। शराब में मैं पी गया मिला के दवाई शराब में सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। शराब की धुन, सर चढ़कर बोलता शराब का नशा, बोतल में शराब, सामने शबाब और परवान पर शराबियों की महफिल। शराब के नशे में बदमस्त इन लड़कों की टोली को देखिए। मैं पी गया मिला के दवाई शराब में सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। कभी शराब की बोतल को मुंह से लगाते हैं तो कभी सर पर बैठा लेते हैं, कभी नचनिया के साथ नाचते हैं तो कभी शराब की धुन पर मदमस्त हो जाते हैं। कुछ नहीं सूझता तो शराब विद सेल्फी तो बनती ही है बॉस। मेरा कसूर क्या है, पपी है इन्हें जरा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये बिहार में है, नीतीश कुमार के बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में, जहां शराब पीना तो दूर छूना भी मना है। शराबियों को सूंघने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग के जवानों को छोड़ दीजिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक लगे हुए हैं, लेकिन सहरसा के महिषी के इन लड़कों ने सबको मात दे दी। पुलिस और मद्य निषेध विभाग के नाक के नीचे शराब की पार्टी की, शराब की धुन पर नाच की महफिल सजा दी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर सच में ये तस्वीरें सहरसा की हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। खबर दानापुर के रूपसपुर से, जहां पर पुलिस ने 2 महिला तस्करों को 74 पुड़िया अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लोग पाटलिपुत्र स्टेशन के पास काफी दिनों से अफीम बेच रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। और अब बात बोचहा के बाजीगर की। बोचहा उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बोचहा उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो इस चुनाव के नतीजों के मायने बहुत बड़े हैं। हारने पर जश्न, मात पर मतवाला और डिफीट पर मिठाई की ट्रीट। बोचहा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुकेश सहनी के घर जश्न का माहौल है। क्या हुआ कि बोचहा में वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। बीजेपी भी तो हार गई। यही तो मुकेश सहनी चाहते थे
कि उन्हें जीत मिले न मिले बीजेपी हार जाए, इसलिए तो कहते हैं कि जो हार कर भी जीत जाए वही बाजीगर है। निश्चित तौर पे हम भी चाह रहे थे कि चुनाव जीते, लेकिन आप सबको पता है कि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारी कई तरह की जीत है। एक तो भाजपा हारे हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा करने के लिए गए वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उसको हार हुआ। और तो एक ये जीत है। हम हमारे अपने जमानत बचा लिए, वो हमारी जीत है। हम अपने आधार वोट हम ले आए, वो हमारी जीत है। और हम अपने आधार वोट ही नहीं ले आए, आज हमारे पास तकरीबन 18% वोट आया। 30,000 वोट हमारे पास आया, 29,500 और हमारे 18% वोट आया। जबकि हमारा आधार वोट जो है वो तकरीबन हम 12% बोलते हैं, जिसमें से पोलिंग कैपेसिटी 8% का है। 8% की जगह 18% हमने वोट लाया। तो यानी कि वीआईपी पार्टी के जितने भी वोटर है, सिर्फ वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और उन्होंने हर किसी ने एक अपना वोट दिलाने के साथ साथ दूसरे से भी 1-2 वोट लेने का काम किया। इसी के दम पर आज हम 18% वोट अकेले अपने दम पर हम लाए हैं राज्य में। पोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को बड़ी जीत मिली। आरजेडी के अमर पासवान 36,653 मतों से जीत गए। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। वीआईपी की गीता कुमारी को 29,779 वोट मिले हैं। इतना बड़ा मैंडेट दिया है तमाम जनता मालिक को, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और निरंतर आपके जो भी क्षेत्र की जो दुविधाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसके लिए निरंतर आपका बेटा आपके लिए साथ खड़ा रह के काम करेगा। पोचहा का नतीजा बताने के लिए काफी है कि अगर वीआईपी एनडीए का हिस्सा रहती तो एनडीए की हार नहीं होती, क्योंकि वीआईपी प्रत्याशी को करीब 29,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी करीब 36,500 वोटों से जीती है। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था, और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था। दरअसल 2020 में पोचहा विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मौत के बाद सीट खाली हुई, लेकिन बीजेपी ने पोचहा में अपना उम्मीदवार उतार दिया। नाराज मुकेश सहनी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर गए। नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी इस हार को सहानुभूति लहर बता रही है, जबकि एनडीए की हार पर जेडीयू नेता समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी को मात दी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात मांझी के विवादित बयान की। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर श्री राम को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इस बार मांझी ने राम के बारे में क्या कहा है और किसने मांझी को धरती का बोझ बताया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। सुना आपने, ये व्यक्ति धरती पर बोझ है। न सुन पाए तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये धरती पर बोझ है कौन, तो देख लीजिए कौन है वो धरती पर बोझ। अब सवाल है कि आखिर क्यों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी को धरती पर बोझ बताया, तो उसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। सुना आपने, जीतन राम मांझी ने 14 अप्रैल को जमुई के सिकंदरा प्रखंड के लचवाड़ में बाबा साहेब की जयंती समारोह में राम को लेकर क्या विवादित बयान दिया था और कहा था कि वो राम को नहीं मानते, जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। अब जीतन राम मांझी के समर्थकों को खुद ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपने नेता के बयान का बचाव कैसे करें। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक पात्र हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है
वो अभी सम्मेलन के दरमियान बोले हैं कि मेरे जो है उसको पत्रकार कुछ मरोड़ तड़ोड़ के पेश करते हैं। कुछ कार्यकर्ता इसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हमारे नेता ने ऐसा बोला ही नहीं। आप ये मानते हैं कि जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भगवान काल्पनिक है। वहीं कुछ हम कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के बयान से किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं रखते। से बात पर राजनीति करने की चीज नहीं है। भगवान राम हैं, हिंदुओं के आस्था है, भगवान रामचंद्र जी के पूजा होती है, पूजा होगा। जीतन राम मांझी बोलते बोलते कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो जाता है। एक बार फिर वही हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि पर्यटन के विकास में नीतीश कुमार ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर की, जिसका आज उद्घाटन हुआ। क्यों खास है कन्वेंशन सेंटर और इसमें खूबियां क्या क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार को पर्यटन के विकास में एक और आयाम जुड़ गया। 145 करोड़ की लागत से इस भव्य विश्व स्तरीय महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का मुख्यमंत्री नीतीश ने उद्घाटन किया। इस सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है। यहाँ ध्यान दीजिए, बोध गया में आकर के कितने लोग मीटिंग करेंगे। जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सब के लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इस कन्वेंशन सेंटर की बनावट और भव्यता देखते ही बन रही है। इसमें 2 अलग अलग ऑडिटोरियम हैं, जिसमें 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ का ऑडियो वीडियो लाइटिंग की व्यवस्था बेजोड़ तरीके से बनाई गई है। इसके अंदर बने ऑडिटोरियम में 500 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 3 बड़े बहुउद्देशीय हॉल हैं। 4 बड़े हॉल अलग से बनाए गए हैं। गया एयरपोर्ट से इस सांस्कृतिक केंद्र की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा सकते हैं। अलग अलग देशों के बड़े आयोजनों को इस केंद्र में किया जा सकता है। बोध गया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बना और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल भव्य और शायद बिहार का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से भी एक माना जाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और यहाँ पे देश और विदेश के लोग आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर इसी सोच के तैयार किया गया था। जाहिर तौर पर इस कन्वेंशन सेंटर से बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के विकास की गति तेज होगी। गया से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।